प्राप्त और मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य, कभी होना सौभाग्य। ये सौभाग्य इस धरती का है। मेरे पत्रकार साथी हमारे जुड़े एक साथ, इस रूप में मैं उनका स्वागत करता हूं मातृशक्ति के रूप में। मंजू सिकरवार जी जो मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में रामबल सिंह जी सिकरवार साहब हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उदयभान सिंह जी तोमर साहब हैं, उनका स्वागत करते हैं। उदयवीर सिंह जी सिकरवार साहब, मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में यहाँ परशुराम जाटक जी भी बैठे होंगे, मैं उनका भी कहूंगा कि वो मंच पे आए। और हमारे बीच में महाराज जी हैं जो सती माता पे प्रवास करते हैं, मैं उनके श्री चरणों को साष्टांग दंडवत करता हूं। हमारे बीच में विष्णु अग्रवाल जी विराजे हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में सीएसपी साहब, पूर्व सीएसपी साहब हैं हमारे सुरेंद्र सिंह जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जयनारायण सिंह जी तोमर साहब एडवोकेट, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में रघुनाथ सिंह जी सिकरवार साहब, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में इटावा के जिलाध्यक्ष हैं क्षेत्रपाल सिंह जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में औरैया के जिलाध्यक्ष हैं संतोष पांडे जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भिंड से जिलाध्यक्ष हैं दिनेश भदौरिया जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। शैलेंद्र सिंह जी राजावत साहब, मैं उनका स्वागत करता हूं। कुबेर चंद जी गर्ग साहब हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। और इन सभी का पत्रकार साथियों का जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए। कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं खींचा जाए, क्योंकि समय लगभग आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि समय अभाव है सभी के पास। और पत्रकार साथी तो हमारे लेखनी के सिपाही हैं, इनके पास तो समय बहुत कम रहता है। मैं आगे निवेदन करूंगा, सबसे पहले संतोष पांडे जी से, जो हमारे औरैया से सबसे दूर से वही पधारे हैं, वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। इन्होंने बहुत काम औरैया इटावा की धरती पे किया है भी, और 20,000 लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठी करके किसान नौजवान मंच के बैनर पर कार्यक्रम करवाया था। मैं इनका स्वागत करता हूं और वो अपना उद्बोधन दें। संक्षिप्त सीमा में रहकर मैं इटावा की पावन धरती, मुरैना की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। एक श्लोक साथ एतत् सभांतर गत पंडिताग्रे वक्ता समर्था विपिन भारतीय में तथा की पत्रकार मातृशक्तिवम इन सबको नमामि चरण कमलोभ्याम नमः। मुरैना की क्रांतिकारी धरती को साथ दंडवत करता हुआ प्रणाम करता हूँ। सभागार में आई सभी विद्वानों को और बहादुर पत्रकारों को भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वंदन करता हूँ बोलू मुरैना की धरती से, मुरैना से विधायक रहे बहादुर, भारत के बहादुर सेनापति, भिवनी से विधायक मेरे छोटे भाई, बहुत दुलारे लाल पिता आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी तोमर हमारे साथ इटावा से चलकर इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे और एक बहुत बहादुर सेनापति आदरणीय श्री क्षेत्रपाल सिंह तोमर साहब, इटावा जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई शैलेंद्र सिंह राजावत, सोनू सिंह भदौरिया, लंबी पंक्ति है, मैं सबका संबोधन करता हुआ सम्मानित मंच और हमारे सभागार में आयोजित सभी अतिथिगण को मैं वंदन करता हूँ। इसलिए वंदन करता हूँ कि आज सौभाग्यवश मुरैना की क्रांतिकारी धरती, जब अंगड़ाई ली मध्य प्रदेश की मुरैना की पावन धरती ने भारत के इतिहास को बदला, भारत की तस्वीर को बदला। कब बदला? जब मुगलियन संकट
सनातन धर्म पे अत्याचार करने के लिए एक सेना की टुकड़ी जब मोराना की सरहद पर पधारी तो यहाँ के क्रांतिकारी परमवीर योद्धा क्षत्रिय वंश से सम्मानित ठाकुर श्री ओमवीर सिंह ने अपने तेग और तलवार की दम पे उन अत्याई मुगलिया संगत के सेनापति के सर कलम कर और उनकी बेटी से यहाँ के युवराज की शादी रचाई। जहां सिकंदर हमारे देश में आक्रमण करने के लिए आया तो सिकंदर का सेनापति सेलूकस का एक क्षत्रिय के बेटा ने सर कलम कर और उसकी बेटी हेलन से शादी रचाई। यह इतिहास इस मुराना की पावन धरती का है। और आज एक और बहादुर सेनापति जब हमारे बीच एक बेटी दिल्ली से इस बात की चर्चा करती है तो यह राजस्थान की धरती के सनातन धर्म के बेटे का सर कलम पर कन्हैया। अगर ये काम आज हमारे कोई सनातन धर्म का एक आदमी करता तो पाकिस्तान से लेकर ढाका तक जल उठता। आज बांग्लादेश की सीमा जल रही है, इसकी चिंता भारत को होती है, वो हमेशा भारत होती है। बांग्लादेश में दीपू चंद्रा की हत्या सिर्फ इस बात पर की गई कि मैंने सनातन धर्म का झंडा फहराया था बांग्लादेश में। जैसे कि भारतीय आज इन सब बिंदुओं को लेकर हमारे बहादुर सेनापति श्री रविंद्र सिंह तोमर साहब ने जब चंबल घाटी के पचना संगम पर एक रोहई माता के आंसू पहुंचे, वो किस बात पर पहुंचे? इस बात पर एक घड़ियाल ने उस बेटा को चंबल की गोद में भाते समय निगल लिया। आदरणीय तोमर साहब हमारे गांव गए, तब ये संकल्प लिया मुट्ठी बांधकर कि निश्चित तौर पर हम चंबल प्रदेश की मांग को लेकर अपना दीपक भारत की भूमि पर उजाला करेंगे। इस दीपक को लेकर क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र सिंह तोमर को चंबल की यमुना बहुत की घाटी में ये संकल्प लिया था और ये तय कर लिया था कि चंबल मेरी है, जल मेरा है, धरती मेरी है, बाली मेरी है, वन मेरा है। और यहाँ तक ये संकल्प लिया कि हमारी भारत की सरहद की सेना में जहाँ तक चंबल घाटी के नौजवान वहाँ रखवाली कर रहे हैं, पर हमारे साथ विश्वासघात क्यों? इस बात को लेकर आदरणीय हमारे रविंद्र सिंह तोमर एक संगठन के द्वारा एक संगठन गठन किया, जिसमें औरैया का संतोष पांडे मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये दीपक जो आप में लेकर चल रहे हैं और निश्चित वो दीपक रोशनी के तौर पर भारत को विकसित करेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आइए इस कार्यक्रम में संगठन के तरह हम लोग चले और इस चंबल प्रदेश की मांग को लेकर एक कार्यक्रम दिल्ली की धरती पर आयोजित होगा करें, ताकि माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे कि हमारे प्रदेश की मांग को जब मांग पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक लाइन के साथ समा बुझने ना पाएगी मेरे प्यारे साथियों, समा बुझने ना पाएगी। अभी अरमान जिंदा है, अभी इंसान जिंदा है। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। अरे प्यारे मित्रों, बदल जाओ तो सारा जमाना बदलेगा। इन्हीं शब्दों का वाणी को बढ़ाओ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय सिकरवार साहब से निवेदन करेंगे सरस्वती वंदना की वो 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, तो आइए उनका स्वागत है। हमारे सनातनी परंपरा में
और हम कलमकारों के लिए शारदे माँ का स्मरण बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम आरंभ हो गया है। मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि माँ सरस्वती का आह्वान नहीं हुआ। वो कार्यक्रम ऊपर जो खड़े हुए लोग, निवेदन करूंगा, ऊपर जो खड़े हैं लोग वो सब आकर के अपने स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तो शारदे माँ की वंदना में मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ और शारदे का आह्वान करना चाहता हूँ कि वे सभा में पधारें, हम सबको आशीर्वाद दें। कि वीणा पाणी कि वीणा पाणी ज्ञानो विवेक वरदायिनी हो, वीणा पाणी ज्ञानो विवेक वरदायिनी हो, हंसारूढ़ो होकर के आज यहाँ आइए। वीणा पाणी ज्ञानो विवेक वरदायिनी हो, हंसारूढ़ो होकर के आज यहाँ आइए। और बैठे हैं पिपास लोग, दीजिए प्रकाश पुंज, पुत्र मान प्यार ने है इन पे लुटाइए। कि वीणा पाणी ज्ञानो विवेक वरदायिनी हो, हंसारूढ़ो होकर के आज यहाँ आइए। और बैठे हैं पिपास लोग, दीजिए प्रकाश पुंज, पुत्र मान प्यार ने है इन पे लुटाइए। कि वाद और विवाद नहीं, कोई शेष क्लेश रहे, जीवन के लक्ष्य का सुमार्ग दिखाइए। और मातु शारदे की वंदना में मातु शारदे की वंदना में, मातु शारदे की वंदना के लिए बंधुवर एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मातु शारदे की बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। तालियां जोरदार बजाइए, ये कहा है कवि महोदय ने। मैं चाहता हूं कि 2-5 मिनट में मैं थोड़ा विषय बताना जरूरी है। वैसे तो हमारे जो संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं वो लगभग सभी जानते हैं कि विषय क्या है। बाकी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीच बीच में हमारे पत्रकार साथी जो अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे उनको मैं स्वागत करूंगा। और उससे पहले मैं एक रूपरेखा आपको बता देता हूं। वैसे तो लगभग सबको पता ही चल गया है। ये संगठन जो किसान नौजवान मंच है, ये नया संगठन नहीं है। 2012 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। आप सबको पता है कि दिमनी में हमें विधायक बनाने में इसके संगठन का विशेष रोल है, बहुत अहम भूमिका है इसकी। उस समय संगठन के बैनर पे हमने गांव-गांव सभाएं की। हमारे बहुत सारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। कुछ ऐसा विचार आया जब मैं एक दिन वृंदावन गया। वहां महाराज जी निवास करते हैं, बड़े संत अच्छे हैं। इस इलेक्शन के बाद मन में कई बार कई तरह की बातें उत्पन्न हो रही थी कि राजनीति में जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इस बात की चिंता को लेकर के हमने सदन में भी, ऐसा नहीं कि कोई मैं नई बात कह रहा हूं, मैंने विधानसभा के पटल पे भी चंबल की बात को बड़े पुरजोर ढंग से रखा, रोजगार का विषय रखा। हमारे चंबल क्षेत्र में आयाम बहुत है, इस बात की भी जानकारी विधानसभा के माध्यम से हमने उपलब्ध कराई। अब सारी बातें ठीक है, सत्ता तक पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन समझ में आ रहा था, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग तरह की निर्मित हुई, पूरे जिले को पता है। मैं उन सब में न जाकर के सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महाराज जी से मैंने कहा कि मैंने कहा जीवन का सारा काम पूरा हो गया। मैं समझता हूं कि मुझे क्या चाहिए। जो भगवान ने सम्मान भी दिलाया, धन भी दिया, ऐश्वर्य भी बढ़ा, पद भी मिला, तो मैं समझता हूं कि अब जन कल्याण के लिए हम कुछ काम कर पाए तब तो ठीक है, अन्यथा घर पे शांति से रहना ही अच्छा है। तो महाराज जी ने एक बात कही
हमारे साथ भी वो महाराज जी रहते थे बड़े गांव पे, आप सबने देखा होगा। चुनाव के दौरान भी वो लगातार वहां प्रवास करते थे और कई वर्ष तक वहां रहे। तो उन्होंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा। तो मुझे भी समझ में आया कि नारायण की शरण में जाना है तो इस माध्यम से भी नारायण की शरण में जाया जा सकता है। तो यही विचार करके इसी संगठन को बड़ा रूप देने के लिए कुछ मन में विचार आया कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और हम अंतिम छोर पे हैं। अंतिम छोर पे ये है कि अगर यहां से भोपाल की दूरी नापेंगे तो 600 किलोमीटर है और लोकतंत्र के 75 साल में दुर्भाग्य रहा हमारे ग्वालियर चंबल का कि हमारे क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री के पद पे आसीन नहीं हुआ, जिससे इस क्षेत्र की तरफ वो चिंता उनकी होती और यहाँ की परिस्थितियों से जो परिचित हैं वही उस पीड़ा को समझ सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की धरती से इटावा, औरैया और जालौन से बात करें तो 300-350 किलोमीटर लखनऊ है। अगर हम धौलपुर और करौली से नापें तो भोपाल भी लगभग 250-300, जयपुर भी लगभग 250-300 किलोमीटर है। हमारे मन का विचार ये भी है कि इस चंबल बेल्ट के जो 21 जिले हमने उसमें मैप में तैयार किए हैं, उन 21 जिलों की आबादी लगभग 6 करोड़ है। पुरानी जनगणना के अनुसार लगभग 4.5 करोड़ है और जो नई जनगणना अभी आने वाली है उसमें पक्का ही कि 6 करोड़ की लगभग आबादी होगी। 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है चंबल का और हमारी संस्कृति भी एक जैसी है, हमारा रहन सहन भी एक जैसा है। ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी और कोटा, इन जिलों में हम सबके आपस में रोटी बेटी के संबंध हैं। मुरैना जिले के किसी व्यक्ति की रिश्तेदारी बहुत कम चांस है कि झाबुआ में, निवाड़ में और आपके खंडवा में, खरगोन में बहुत कम रिश्तेदारियां मिलेंगी। लेकिन हमारी रिश्तेदारियां इटावा में है, जालौन में है, भिंड में है, इधर आओ तो आगरा में है, भरतपुर में है, धौलपुर में है, करौली में है। तो हम सब आपस में जुड़े हैं और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि इटावा, औरैया और जालौन और आगरा की बात करें तो उनकी रिश्तेदारियां बलिया और जौनपुर में नहीं है। अगर हम धौलपुर, करौली की बात करें इधर के जिलों की तो इनकी रिश्तेदारियां जैसलमेर और बाड़मेर में नहीं है। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं है, जिससे हमें सही तरीके से जानकारी आ सके कि आखिर हो क्या रहा है। ये बात मैं कर रहा हूं जो अंतिम छोर पे व्यक्ति रह रहा है, जो गरीब आदमी गांव में गरीबी की जिंदगी से जूझ रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो दुनिया से चले गए लेकिन उनके भोपाल के दर्शन उन्हें नहीं हुए जहां उनकी राजधानी है। तो इस चिंता को लेकर के हमने विचार किया कि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य बन गया, वहां भी आंदोलन हुए। हिमाचल छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, झारखंड बन गया, हरियाणा बन गया। ये आजादी के बाद की बात है। और अभी इसी मोदी सरकार ने धौलपुर से हमारे बीच में राजा भैया सिकरवार जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो पधारे हुए, ब्रजेश सिंह जी, गौरव हमारे बीच में जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं धौलपुर से, गंभीर सिंह जी बैठे हमारे बीच में, वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अभिषेक सिंह सिकरवार साहब आए, अपना दीपू कुशवाहा जी जो हमारे युवा के जिलाध्यक्ष हैं वहां, और युवा मोर्चा के सौरभ परमार जी। दो जून 2014 मोदी जी ने किसी फाइल पर साइन किया पहली बार, तो वो तेलंगाना राज्य पे किया, क्योंकि मुझे लगता है 28 या 29 मई को सरकार गठित हुई थी 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई, और इसके बाद 2 जून को तेलंगाना राज्य पे मोहर लगी। आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था। तो मेरा सोच ये है, और मेरा क्या है, वो भगवान की प्रेरणा है
और आप सब, ये कोई थोपी हुई व्यवस्था नहीं है हमारी। हम आपसे आज सुझाव लेने के लिए, पूछने के लिए, समर्थन के लिए भी आज अपील करेंगे। यदि आप सबकी इच्छा होगी तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं है। महेश मिश्रा जी जौरा से पूर्व विधायक रहे, हमारे बीच में आ गए हैं, वो उनका स्वागत है, वो मंच पे उनको सम्मान लेके आए। तो मैं ये कह रहा था कि आपसे कि इस क्षेत्र में राज्य की गठन की जो बात कर रहे हैं, ऐसा कोई असंभव काम नहीं है। ये 21 जिले मिलाकर के अगर हमारा राज्य चंबल प्रदेश के नाम से बना दिया जाए तो हमारा विकास हो सकता है, ऐसा विचार निकल के आया। क्यों कि आपकी कोर्ट होगी, आपकी पुलिस होगी, आपकी व्यवस्था होगी, आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा तो यहाँ की पीड़ा को समझेगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हम उत्तराखंड के 2-3 लोग मिले अभी ग्वालियर में, हमने कहा आप कैसा महसूस कर रहे हो? बोले अब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे लड़के नौकरियों में लग गए। जब हम उत्तर प्रदेश में जुड़े थे तो हमारे लोग नौकरियों में नहीं थे। तो इसी प्रकार से हमारे चंबल बेल्ट के लोग सेना में तो जाते हैं, लेकिन अब सेना में भी थोड़ी भ्रांति ये हो गई कि जो 4 साल का वो निकाल दिया है, उससे काफी निराशा सी लोगों में है। अग्निवीर तो मैं आपसे ये कह रहा था कि पहली मांग तो ये है। दूसरी बात, किसी भी क्षेत्र का विकास प्राकृतिक संपदा का जहां दोहन हो रहा है उससे संभव है। प्राकृतिक संपदा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ हमारे राज्य में ही था, अब अलग होगा तो वहां रेवेन्यू अप है, जबकि मध्य प्रदेश का रेवेन्यू बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि वहां कोयला है, तांबा है, आपका लोहा है, कई खदानें हैं वहां, तो उससे वहां का राजस्व अप हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा के रूप में ऐसा कुछ नहीं है, कोई खदान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चीज जो प्रकृति ने दी है वो नदियों का रेत है। और नदियों का रेत अगर विधिवत तरीके से सरकार खोले और उसकी रॉयल्टी लेने के लिए वहां अपने लोगों को बिठा ले, टेंडर प्रक्रिया से गरीब आदमी का लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन वो नदियों का रेत, जैसे चंबल हमारे बीच से निकल रही है, लेकिन हम रेत ऐसे खरीद रहे हैं जैसे चिरौंजी खरीदी जाती है, इस प्रकार से खरीद रहे हैं रेत को। और जो लोग ला सकते वो ला रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी बैठा बैठा देख रहा है, उसके बच्चे बेरोजगार घूम रहे। 100 ट्रैक्टर गांव में रखे हुए, लेकिन पूरे के पूरे ट्रैक्टर किस्त भर के भैया बाटों में जमीनें नहीं बची, रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, तो आखिर गरीब आदमी क्या करेगा? ये चिंता करके हम चाहते हैं कि चंबल का रेत विधिवत तरीके से खोला जाए। और ये प्रश्न हमने विधानसभा में भी उठाया था। विधानसभा की कार्रवाई में हमने 3 बार ये क्वेश्चन उठाया, तो उससे ये उसका असर हुआ। 3 घाटों के टेंडर हुए थे, आप सबको याद हो पत्रकार साथियों को। एक सबलगढ़ में हुआ और 2 श्योपुर में घाट के टेंडर हुए थे, वो हमारे प्रश्न के आधार पर हुए थे। मैं सोनू जादौन जी हमारे बीच में है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं सबलगढ़ में, नगर पालिका में, वो आए, स्वागत है उनका। तो मैं इसमें हाँ ठीक है, पूर्व विधायक जी स्वागत है आपका। तो मैं ये कह रहा था कि ये रेत इस प्रकार से 25 घाटों को हमने विधानसभा की कार्रवाई में लगाया था, कोटा से लेकर के और जालौन तक। उसमें हमारा मुरैना का सबलगढ़, सुमावली, तोमरघाट का बेल्ट और आपका भिंड का, अटेर का, सारा उसमें दिया था। और मैं ये कह रहा हूं, एक मेरा तर्क है इसमें कि घड़ियाल सेंचुरी वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाई गई। बहुत अच्छी बात है कि वन्य जीव संरक्षण होना चाहिए, लेकिन क्या हम ये कहना चाहते कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका 46 साल से 1 रुपया राजस्व नहीं आया हो? पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्राइवेट या सरकारी कोई भी बताइए। 1979 में गठित हुई सेंचुरी, लेकिन 1 रुपया रेवेन्यू नहीं आया। पर्यटन के नाम पे हजारों लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है। और आज हमारे किसान भूखों मरने की स्थिति में हैं, भूखों मर रहे, उनके पास व्यवस्था नहीं है, नौकरी रोजगार नहीं है, जमीनें बची नहीं। तो चंबल में घड़ियाल जरूरी है कि मानव को पालना जरूरी है, ये तय होना है इसी संगठन के माध्यम से। हमने विधानसभा में भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, तत्काल मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह जी, मैंने पूछा उनसे कि आपकी नजर में घड़ियाल महत्वपूर्ण है या मानव महत्वपूर्ण है, ये तय करिए। और अगर घड़ियाल महत्वपूर्ण हो तो
अब की बार जब मुरैना में चुनाव हो तो आप लोग ये कह देना घड़ियाल से वोट ले लो, हमारे पास वोट नहीं है, हमारे पास वोट नहीं है, घड़ियाल दूध दे रहे, घड़ियाल ही वोट देंगे। तो इसलिए मैं दूसरी बात कहने जा रहा था कि हमारे यहां सैकड़ों नदियां हैं और अनुपयोगी जमीन पड़ी हुई है। भारत सरकार इंडस्ट्री लगा रही है दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, पूना में, हैदराबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, अंकलेश्वर में, लेकिन अच्छी उपयोगी जमीन पे लगा रही है। अगर उपयोगी जमीन पे इंडस्ट्री लगेगी तो कृषि का रकबा कम होगा, और कृषि का रकबा जब कम होगा तो फिर गल्ला कहां से आएगा? आबादी बढ़ रही देश की, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। और एनजीटी की रिपोर्ट भी है कि दिल्ली एनसीआर से 250 किलोमीटर के बाद इंडस्ट्री आनी चाहिए। वो इलाका धौलपुर भरतपुर से शुरू होता है। तो हमारे यहाँ चंबल, हासन, क्वारी, सिंध, पहुज, कूनो और तमाम नदियां, बेतवा, काली, खारी, उटंगन, ऐसी सैकड़ों नदियां हैं, पांडव, ऐसी नदियां हैं, उनके जो अनुपयोगी जमीन पड़ी हुई है वहां उद्योग धंधे लगा दिए जाएं। तो जो हमारे नौजवान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, वो यही रोजगार भी पाएंगे, माता पिता की सेवा भी करेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। विचार कर लो, ये एलईडी लाइट लगी हुई है सामने, ये माइक है जिससे हम बोल रहे, हमारे पत्रकार साथियों के हाथ में कलम है, हमारे पत्रकार साथी और सभी साथी बैठे जूता पहने, कपड़ा पहने हुए, ये बहुत सारे ऐसे सामान यहाँ रखे हुए, यहीं पर दूर मत जाइए। ये मोबाइल है, मोबाइल का कवर किसी छोटे व्यापारी ने बनाया होगा, लेकिन ये मोबाइल किसी बड़े व्यापारी ने बनाया होगा। क्या मैं पूछ रहा हूं आप सबसे, यहाँ एलईडी बल्ब लगे हुए, स्विच लगे हुए, बोर्ड लगे हुए, कुर्सियां डली हुई, ये सारे के सारे आइटम किसी फैक्ट्री में बने होंगे, लेकिन कह सकते हो कि कोई फैक्ट्री आपके मुरैना में है ये? और हमारे नौजवान जाकर के बना रहे हैं वहां महाराष्ट्र और गुजरात में, उसकी 6 गुनी कीमत हम दे रहे हैं। इसलिए ये आवाज बुलंद होनी चाहिए कि इंडस्ट्री यहां आनी चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में रोजगार मिले लोगों को। और अगली बात जो हमने रखी है वो भगवान कृष्ण की जो प्रिय गौ माता 33 कोट देवताओं का निवास है। आज गौ माता सड़कों पे भटक रही है, सड़कों पे भटक रही है। किसान के सामने संकट है कि किसी किसान के पास 2 बीघा जमीन है और वो 2 बीघा जमीन गौ माता के लिए अगर वो फ्री छोड़ दे तो उसके बच्चे भूखों मरेंगे, और अगर गौ माता को हटा रहा वहां से तो उस पर पाप लगेगा। तो उसके सामने ये संकट है। हम चाहते हैं कि गौशाला से सरकार पूर्ति नहीं कर पाएगी। गौशाला लगातार राजस्व खर्च करने वाली व्यवस्था है, लेकिन गौ अभयारण्य बना दिया जाए तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टाइम उससे राजस्व मिल सकता है सरकार को। इसलिए गौ अभयारण्य इस क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में जब 748 वर्ग किलोमीटर एरिया आपने चीता अभयारण्य के लिए दिया है तो उससे ज्यादा जरूरी है कि गौ अभयारण्य बनना चाहिए। उतने एरिया में अगर गौ अभयारण्य बन गया होता तो यहाँ 3 राज्यों की गौएं रह सकती हैं और उसमें दूध का उत्पादन बढ़ेगा, कंपोस्ट की खाद मिलेगी, और आयुर्वेद में अमृत है गौमूत्र, उसके प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत स्वावलंबी व्यवस्था हो सकती है और गौ माता का आशीर्वाद भी चंबल के लोगों को मिलेगा। ऐसा विचार रख करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और अगली मांग जो रखी है मांग ज्यादा है। तो मांग के बाद सरकार घबरा गई।